घोषणा पत्र की गतियाँ आप लोगों के बीच में होंगी। हमारा इस चुनाव में केंद्रीय नारा है, मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ। और इसी नारे के साथ जो घोषणा पत्र है, इसमें आप देखेंगे कि कुल 15 विषयों पर 15 विषय इसमें हैं और कुल मिला के 60 के आसपास अलग अलग मुद्दे हैं। तो भाकपा माले जन संघर्षों की पार्टी है, जन आकांक्षा और जन अधिकारों की आवाज़ है। और मैनिफेस्टो भी आज के दौर में जो देश की आवाम की आकांक्षा है, जो लोकतंत्र की आवाज़ है, संविधान की, न्याय की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को हमने मैनिफेस्टो के ज़रिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि इसमें जो 15 विषय हमने प्रमुखता के साथ उठाए हैं, तो सबसे पहले चुनाव को लेकर, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है ये संसदीय लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनाव की विश्वसनीयता, ये हमारे लोकतंत्र के दो प्रमुख बिंदु हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरे चुनाव प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या भारत के बारे में दुनिया भर में चर्चा है कि भारत एक चुनावी तानाशाही है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। चुनाव को लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में लेने के बजाय दुनिया में अब इसको भारत में तानाशाही के एक अंग के रूप में, उसके स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि कुछ चुनाव को ठीक करना होगा। हमारी कुछ ठोस मांगे हैं। एक तो हम चाहते हैं कि भारत में वापस बैलेट से चुनाव की शुरुआत हो, ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया, जिसकी पारदर्शिता को लेके, विश्वसनीयता को लेकर के लगातार देश में संशय बढ़ ही रहा है, इसलिए इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए थे और जिस सुझाव को पलट करके मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता की पूरी धारणा ही खारिज हो जाती है। कि जो 3 सदस्यों के लोक कमेटी अगर चुनाव आयोग का चयन करे और जिसमें 2 प्रधानमंत्री और उनके एक सहयोगी रहे, तो 2/3 बहुमत सरकार का हो चुनाव आयोग को चुनने में, तो वहाँ चुनाव आयोग से निष्पक्षता और स्वतंत्रता की उम्मीद करना ये बेकार हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग के नियुक्ति के मामले में जो कानून बना है, इस कानून को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार कानून बने। जो राजनीतिक इस समय चुनाव में इतना खर्च बढ़ रहा है और उसका बड़ा कारण है कि कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है उसके ऊपर तो एक लिमिट है, लेकिन पार्टियों के खर्च के ऊपर किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है। तो हम समझते हैं कि अगर सिर्फ कैंडिडेट पर लिमिट हो और पार्टियों के ऊपर कोई लिमिट ना हो, तब चुनाव में ये धन बल का खेल बन जाता है। तो पार्टियों के ऊपर लिमिट हो। जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के साथ साथ बहुत सारे कानूनों में भी संशोधन कर दिए गए थे, खासकर कंपनी कानून में। और ये रास्ता खोल दिया गया था कि कोई भी कंपनी, चाहे वो मुनाफा घाटे में चलने वाली कंपनी हो, शेल कंपनी हो, फर्जी कंपनी हो, तो किसी तरह की भी कंपनी हो, वो चाहे जितना अमाउंट वो दे सकते हैं। इसको भी ख़त्म करना चाहिए और इस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। आप समझते हैं कि राइट टू रिकॉल, मतदाताओं के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर मतदाताओं के बिल्कुल खिलाफ जाए, दल बदल कर ले, तब तो तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। दल बदल की स्थिति में सदस्यता अनिवार्य रूप में समाप्त हो जानी चाहिए। और अगर कहीं बृजभूषण शरण सिंह जैसे कोई सांसद हो
जिसके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी कोई कार्रवाई ना करे, कोई कार्रवाई ना हो और पूरे देश भर में हमारे महिला पहलवान आवाज़ उठाती रहीं, तो वहाँ क्षेत्र के मतदाताओं के पास अपने ऐसे जो नॉन परफॉर्मिंग या मतदाताओं को शर्मसार करने वाले अगर कोई जनप्रतिनिधि हो तो वैसे जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। तो हमने चुनाव संबंधी कुछ सुझाव दिए हैं। नागरिकता में भेदभाव लाया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए धर्म को घुसाया गया नागरिकता के मामले में। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको एक तरीके से उनके अंदर किसी तरह का कोई विरोध की आवाज़ ना हो, वो सरकार की कोई आलोचना ना कर सके, इसलिए ओसीआई कार्ड को भी, ओसीआई को एक टूल के रूप में, एक दमन के टूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवासी भारतीयों को ओसीआई जो अधिकार मिला है वो रहना चाहिए और उनकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सरकार का अगर विरोध करना चाहे किसी नीति पर, किसी पर, तो निश्चित तौर पर उनका भी पूरा उतना ही हक होना चाहिए जितना हक देश के अंदर नागरिकों को है। फिर हमने नौजवानों के रोज़गार के सवाल, हमें लगता है कि आज सबसे बड़ा सवाल है इस समय देश में। एक समय था जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान एक नौजवानों का देश है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वो नौजवान है। लेकिन अगर अभी जो ILO की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि देश में इस समय जो बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारों का 80% से ज़्यादा वो नौजवान है। तो नौजवानों में ये जो बेरोज़गारी, ये पूरे देश के सामने भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जिस तरह से ठेके पर नियुक्ति हो रही है, पक्की नौकरी ख़त्म कर दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, अग्निवीर के ज़रिए सेना से लेकर के पक्की नौकरी की पूरे धारणा को ही ख़त्म किया जा रहा है। तो इस पर हमने चिंता जाहिर की और नौजवानों के लिए सुरक्षित सम्मानजनक रोज़गार, ये हमारे मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के लिए, तो किसानों के खिलाफ जो कानून बने थे, ये 3 कानून तो वापस हुए, लेकिन किसानों की मांग नहीं पूरी हुई। लेकिन मजदूरों के खिलाफ जो कानून बने इसी कोरोना काल में, जो उनके श्रम अधिकार थे, श्रम अधिकारों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए गए, ये मजदूरों के लिए गुलामी के कानून हैं। तो मजदूरों की आज़ादी सुनिश्चित की जाए और उनके लिए पूरे कानून बने। पूरे देश भर के कर्मचारियों की 1 नंबर की मांग है इस समय कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है, इसने पूरे सामाजिक सुरक्षा की पूरी अवधारणा पर कुठाराघात कर दिया है। और इसलिए देश के कर्मचारियों का प्रमुख जो मुद्दा है, प्रमुख मांग, हम भी समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है और प्रमुखता के साथ हमने उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया है। महिलाओं के लिए जो स्कीम वर्कर्स हैं, आज देश के महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, मजदूर वर्ग का भी बड़ा हिस्सा, और बहुत महत्वपूर्ण काम महिलाएं कर रही है शिक्षा, स्वास्थ्य के और पब्लिक सर्विस के मामले में। लेकिन उस काम का कोई सम्मान नहीं है, उस काम के लिए कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कोई उचित वेतनमान नहीं है। तो ये हमारी मांग है। जो किसानों की मांग, उनको तमाम फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक MSP की कानूनी गारंटी दी जाए, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी मांग है। स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत उनको अभी दे दिया गया भारत रत्न, चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया, किसानों के बड़े नेता थे। तो किसानों के बड़े नेता या कृषि संकट से किसानों को उबारने के लिए रिपोर्ट बनाने वाले स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन किसान की जो मांग है, उस मांग पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि किसान जब दिल्ली आना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, मांग उठाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। तो किसान की सबसे बड़ी मांग, 2 मांगे हैं। एक, फसल की MSP मिले सभी फसलों की और उसकी पूरी कानूनी गारंटी हो। दूसरा, कर्जा मुक्ति। ये दोनों मांगे हमने प्रमुखता के साथ शामिल किया। जो बटाईदार किसान हैं उनकी मांगे, और जो मनरेगा मजदूर हैं वहाँ कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी की गारंटी हो। फिर शहर का सवाल है। अब हम देख रहे हैं कि शहरों में गांव से पलायन करके लोग शहर में जाते हैं और शहर पर गरीबों का कोई हक नहीं है।
तो शहरों में बुलडोज़र चल रहा है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर पूरे खासकर मुस्लिम लोगों को निशाने पर लेकर के, लेकिन आमतौर पर गरीबों को निशाने पर लेकर धड़ल्ले से मकानों को गिराया जा रहा है, कॉलोनियों को पूरी तरह से गिरा दिया जा रहा है। और शहर में पीने का पानी, शहर में लोगों के पास हाउसिंग, लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा ये नहीं है। दिल्ली शहर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक हद तक इस दिशा में कदम बढ़ाया था, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी के तो हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। तो हम समझते हैं कि अर्बन गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट है और शहरों पर सबका हक हो, गरीबों का हक हो, प्रवासी मजदूरों का हक हो। शहर सिर्फ अमीरों के लिए और वो अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए, गेटेड कम्युनिटीज़ के लिए नहीं है। शहर हिंदुस्तान के आम शहरी के लिए, नागरिकों के लिए हो, ये अधिकार होना चाहिए। सामाजिक बराबरी की मांग, ये बहुत पुरानी मांग है और बहुत बड़ी मांग है और आज भी बिल्कुल उपेक्षित है। 11 अप्रैल हम फूले को याद करेंगे, फूले की जयंती, और आज से 150 साल पहले फूले ने सामाजिक बराबरी की आवाज़ उठाई थी, सामाजिक गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करेंगे 14 तारीख को, अम्बेडकर जयंती, जो सामाजिक बराबरी के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में सामाजिक बराबरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए सामाजिक बराबरी और इस दिशा में जो थोड़ा बिहार से एक शुरुआत हुई, कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस के आधार पर आरक्षण का विस्तार किया गया। हम समझते हैं कि वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और सामाजिक बराबरी की पूरी गारंटी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बराबरी की गारंटी होनी चाहिए। इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के पूरे सुरक्षा और सम्मान की, नागरिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। तो इसकी मांग हमारे इसमें है। महिलाओं के लिए खास तौर पर जो आरक्षण लागू किया गया, और लागू तो नहीं किया गया, कानून पारित हुआ, लेकिन कब लागू होगा कोई ठिकाना नहीं है। तो हमने सोचा कि ये महिलाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ, तत्काल इसको लागू करना चाहिए और नौकरी में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण, ये तमाम स्थानीय निकायों पर भी 50% आरक्षण, इसकी हमने मांग की है। महिलाओं के लिए तमाम जो धार्मिक आधार पर कानून बने हैं, तो उन कानूनों में महिलाओं के समान अधिकार की गारंटी की जाए। LGBTQ समुदाय के लिए भी संपूर्ण कानूनी संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी हो। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, वो सख्ती से लागू हो। सबके लिए समान शिक्षा, नई शिक्षा नीति रद्द हो। नई शिक्षा नीति ने महंगाई और एक तरह से निजीकरण और शिक्षा को महंगीकरण ये काम किया है, तो इस पर रोक लगे और उच्च शिक्षा में गरीबों को, इस देश के किसानों, मजदूरों को, गांव में रहने वाले लोगों को पूरा का पूरा हक मिले, ये शिक्षा के डिमांड हमने किया है। और इस मामले में भी जो अभी NEET और CUET के ज़रिए ऐसा किया गया जो संघीय ढांचे के खिलाफ चला जाता है, इसलिए सभी भाषा में जो भी छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम कोई भी भाषा हो, इसमें किसी एक भाषा को थोपना नहीं चाहिए और पूरे देश में संघीय ढांचे पर किसी तरह का कोई चोट नहीं होनी चाहिए। हमने पर्यावरण सुरक्षा और क्लाइमेट जस्टिस, इसको भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में शामिल किया है। आज पूरे हमारे देश में आप देखेंगे कि लद्दाख, इस समय लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है, 6 शेड्यूल की उन्होंने डिमांड की और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पहाड़ की सुरक्षा, हिमालय की सुरक्षा, वहाँ ग्राम सभा उसका अधिकार। उत्तराखंड में आप देखेंगे कि जोशीमठ, एक पूरा शहर एक तरह से बर्बादी के कगार पर है और जोशीमठ से जो आवाज़ उठी कि हिमालय को बचाना है, और ये आवाज़ लद्दाख से लेकर के जोशीमठ होते हुए सिक्किम तक, तो पूरा का पूरा जो भारत का हिमालयन रेंज है, वहाँ डिज़ास्टर फ्री हिमालयाज़, ये एक बड़ी डिमांड है। और इस हिसाब से जिस समय आज जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो जो हमने देखा सिलकियारा सुरंग में, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम बहुत घातक हो रहा है। वो पहाड़ के लिए, पहाड़ के में रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए, नाजुक पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह जो भारत का तटीय इलाका है, कोस्टल रीजन है,
हसदेव जैसे जंगल है जिसको काटा जा रहा है, तो जल जंगल ज़मीन हिंदुस्तान के कोस्टल रीजन और पहाड़ी इलाका, तो इसकी संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी हो। आर्थिक नीतियों की दिशा बदले। आर्थिक नीति में लगातार एक तरह से किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोग, छोटे उद्योग, छोटे कारोबार, छोटे व्यापारी, इनकी कमर तोड़ करके रख दिया। जीएसटी हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, ये तमाम, और इसके साथ साथ जो निजीकरण हो रहा है, इसमें आर्थिक नीति पूरी तरह से जन विरोधी बन गई। तो इस निजीकरण पर रोक लगे। इस पूरी आर्थिक नीति जो अमीर परस्त पूरी तरह से बना दिया गया, अदानी परस्त, अंबानी परस्त, कॉरपोरेट राज के लिए आर्थिक नीति, इस दिशा को बदल करके किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, गरीबों के जन कल्याण के लिए आर्थिक नीति बने। हमने सरकार की जवाबदेही, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार सत्ता अनियंत्रित हो रही है, सत्ता के ऊपर किसी तरह की कोई निगरानी नहीं है, और आज देश में जो एग्जीक्यूटिव है वो लग रहा है कि पूरे डेमोक्रेसी को बुलडोज कर रहा है। तो सत्ता के ऊपर निगरानी, सत्ता के ऊपर नियंत्रण, सत्ता का उत्तरदायित्व तय करना, जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी और कुछ लोग चाहते थे कि भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम बने, बाबा साहब ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बने, ताकि इस देश में सत्ता के ऊपर संसद के जरिए जनता की ओर से थोड़ा नियंत्रण, थोड़ी निगरानी हो, संस्थाएं काम करें, मीडिया काम करे, ताकि सत्ता बेरोक-टोक ना हो जाए। और जैसे जैसे सत्ता बेरोक-टोक हो गई देश में, तो सत्ता, अनियंत्रित सत्ता का मतलब, वो अंग्रेजी की जो कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर पावर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो और इसीलिए जैसे जैसे सत्ता अनियंत्रित हो रही है, बेलगाम हो रही है, भ्रष्टाचार भी बेलगाम हो रहा है। भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना दिया जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून बना देने से भ्रष्टाचार वो सही नहीं हो जाता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही रहता है, भले आप उसको कानून बना दें थोड़ी देर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रोका है। तो गवर्नेंस पर कानून का शासन और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय हो। और दो बातें हमने रखी है। एक है कि देश का जो संघीय ढांचा है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। इसमें गवर्नर को तो एक तरह से पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष शासित राज्यों में वो केंद्र सरकार के रूलिंग पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि अब समय आ गया कि गवर्नर का पोस्ट ही ख़त्म कर दिया जाए। ये पोस्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ये गवर्नर का जो पोस्ट है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में भी, तो ये पूरे फेडरलिज्म ख़त्म कर रहा है। हमें लगता है कि इस पर देश के फेडरलिज्म को फिर से मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और अंत में जहाँ तक विदेश नीति की बात है, तो हिंदुस्तान की विदेश नीति, इतने बड़े देश, तो और हमारी विदेश नीति विश्व शांति के पक्ष में हो, दुनिया में न्याय के पक्ष में हो। जहाँ भी युद्ध थोपा जा रहा है, जहाँ भी, चाहे वो यूक्रेन जैसा वार हो, वो पैलेस्टाइन में गाज़ा पर इज़राइल की ओर से थोपा जा रहा जनसंहार हो, इसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। भारत की आवाज़ बहुत कमज़ोर पड़ गई है, तो भारत की आवाज़ मजबूत रहे दुनिया के मंच पर। और हमें लगता है कि जिस तरह से भारत को अमेरिका के साथ और इज़राइल के साथ बांध के रख दिया गया, और उतना ही पड़ोसी देशों से हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी श्रीलंका से भी हम अलग थलग, नेपाल भी हिंदुस्तान से हम नज़दीकी नहीं महसूस करता, बांग्लादेश भी नहीं करता। तो हम इज़राइल से और अमेरिका से दोस्ती करेंगे, और तमाम जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क से हमारी कोई दोस्ती नहीं रहेगी। ये तो हिंदुस्तान की विदेश नीति को कमज़ोर करके रखते हैं। तो हमें लगता है कि देश में हमारी विदेश नीति को भी एक विश्व शांति के लिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ और बेहतर मित्रता के लिए, और दुनिया भर में भारत के मज़दूरों को, प्रवासी भारतीयों को भी सम्मान मिले और विश्व शांति और भाईचारा उसकी गारंटी हो, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ये 15 मुद्दे हैं और हर मुद्दे पर हमने 4-5 मांगें रखी है। और आप कह सकते हैं कि इस दौर के लिए सबसे प्रमुख जो सवाल उभर करके आए हैं आंदोलनों के ज़रिए, उन सवालों को हमने इसमें शामिल किया है देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हम समझते हैं कि पिछले 10 साल में देश को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया गया।
हमारे लोकतंत्र को बेहद कमज़ोर कर दिया गया। संविधान पर ज़बरदस्त हमले हुए और इसलिए एकदम बिल्कुल ज़रूरी है कि तीसरी बार के लिए मोदी सरकार लौट करके नहीं आए। मोदी सरकार अगर तीसरी बार लौट कर आती है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, बहुत बड़ा हादसा होगा। इससे देश को बिल्कुल बचाना चाहिए और पिछले 10 साल में जो बर्बादी हुई है इसकी भरपाई ठीक से करनी होगी। और इसीलिए इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने की अपील हम पूरे देश के आवाम से कर रहे हैं। हम तो बहुत सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार में सिर्फ 3 सीट, झारखंड में 1 सीट, सिर्फ 4 ही सीट हम इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गठबंधन को एक निर्णायक जनादेश मिले, बिहार में भी मिले, झारखंड में भी मिले, और जहां हम चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं उन तमाम राज्यों में हमारी पूरी कोशिश है। हमारे तमाम साथी काम कर रहे हैं और जनता से ही अपील रहेगी। इस बार का चुनाव निर्णायक चुनाव है। तो 2024 जैसे 2004 में एक उस समय सोचना कठिन था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार सकती है, आडवाणी की सरकार हार सकती है, प्रमोद महाजन का उस समय का जो पूरे लैपटॉप के तिक्रम थे वो तिक्रम उसको शिकस्त मिल सकती है। तो लेकिन आज उससे भी खतरनाक स्थिति है। लेकिन 2004 में जो संभव हो पाया था वो 24 में भी संभव होना चाहिए। हिंदुस्तान आगे बढ़े, लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान सुरक्षित रहे और इस देश लोकतंत्र के दिशा में आगे बढ़े। इसी अपील के साथ ये घोषणा पत्र आपके बीच में है और आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि जनता तक इस घोषणा पत्र की आवाज़ पहुँचेगी। सर, एक सवाल है, आप INDA गठबंधन के पार्ट हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन जिस तरह से अलग अलग घोषणा पत्र जारी हो रहा है, क्या वोटर में भ्रम नहीं होगा? नहीं, क्या लगता नहीं था कि एक पूरे एलआई पार्टनर एक साथ आकर के एक घोषणा पत्र जारी करते हैं? एक देखिए, उसका जो स्वर है वो एक ही है। अब अलग अलग पार्टियां हैं। कांग्रेस ने एक बहुत, हमने देखा कि एक व्यापक न्याय पत्र जारी किया है और जिसमें शायद वो हम लोगों ने जितने मुद्दे उठाए इससे भी ज़्यादा लोकतंत्र के पुनर्गठन के मामले में बहुत सारे बारीकी की बातें उसमें है। इसी तरह से हमने देखा हमारे CPI और CPM के साथियों ने भी एक व्यापक घोषणा पत्र दिया है। इससे हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। और क्योंकि इंडिया की आवाज़ एक ही है, ये आवाज़ है कि लोकशाही खतरे में, संविधान आज खतरे में, और लोकशाही और संविधान खतरे में हो तो देश ही खतरे में पड़ जाता है। तो देश को बचाना, लोकशाही को, संविधान को सुरक्षित रखना और देश में लोकतंत्र की वापसी, ये पूरे इंडिया की आवाज़ है और ये पूरे देश में एक ही आवाज़ है। दिवंगत जी, आप लोग के द्वारा एक बात बोला जा रहा है कि 2024 के बाद अगर भाजपा आती है तो शायद इसके बाद चुनाव ना हो, तो क्या आप लोग ये डर दिखाना चाह रहे हैं लोगों में कि चुनाव होगा ही नहीं? इस तरीके का कोई डर दिखा के वोट देना चाह रहे हैं? ये कोई डर दिखाने की बात नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान में लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। ये चुनाव पर जो हमले हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको ख़त्म किया है। जो चंडीगढ़ मॉडल ऑफ काउंटिंग हमने देखा है कि किस तरह से वोटों की गिनती की जाती है, तो चंडीगढ़ मॉडल तो इसी भाजपा के दौर में ही आया है कि किस तरीके से पूरे वोटों की हेराफेरी, गिनती में हेराफेरी करके। इसीलिए ये जो हम कोई डर नहीं दिखा रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, और जब ये संस्थाबद्ध हो जाएगा तब चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसीलिए जो टर्म आया है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कि इलेक्शन के ज़रिए, अगर इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इलेक्शन कमीशन ने भी बताया, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। चुनाव के बीच में हेमंत सोरेन गिरफ्तार, चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, तो चुनाव में विपक्षी नेताओं को जेल में डाल करके उनके खातों पर फ्रीज करके आप क्या करना चाहते हैं? इसीलिए चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा बनाने की पूरी कोशिश है। और अगर चुनाव एक तरफा हो जाएगा, अगर यहाँ चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, तो चुनाव का जो एक तरीके से उसकी जो गरिमा है वो तो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए डर दिखाने वाली बात नहीं है, ये डर लोगों में है। और इसीलिए हम समझते हैं कि चुनाव किसी तरह से, चुनाव की विश्वसनीयता पर कोई आंच ना आए, ये इस समय देश के लोकतंत्र की आवाज़ है। ये आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, द नेशनल मिनिमम वेजेस मस्ट बी फिक्स्ड एट 35,000 पर मंथ। एक जगह फिर दूसरे जगह आप लिख रहे हैं जॉब सीकर्स मस्ट बी गारंटेड अ डेली मिनिमम वेज ऑफ 600। ये क्या है? नहीं, ये मिनिमम वेज की डिमांड उठी है, ये ट्रेड यूनियनों की डिमांड है, इसलिए हमने उसको रखा है। और हमने कहा कि ये जो
NREGA में जो काम है उसके लिए भी हमने रखा है, और जो इस समय बेरोजगारी भत्ता उसकी भी डिमांड है। इसीलिए वो डिमांड यूनिफॉर्म कोई फ्लोर वेज की हमने बात नहीं की, लेकिन जो मिनिमम वेज की डिमांड है एक तरीके से DA लिंक्ड मिनिमम वेज, तो वो हमने उस डिमांड को रखी है। एक बार मैनिफेस्टो सर को फिर दिखा दें, चलिए आए।